हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस IC38 की किताब को हम लोग पढ़ेंगे। आप अपने हाथ में किताब ले लीजिए, पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। आपको पढ़ते जाना है किताब को, जहां टिपिकल लगे वहां अंडरलाइन कर लेना है, उसको बाद में हमसे व्हाट्सएप से पूछना है। और जो चीजें न समझ में आए हमें व्हाट्सएप करके आप पूछेंगे। कम समय में इस किताब को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से आपको जो क्वेश्चन आते हैं, जो मॉक टेस्ट आते हैं, उसमें जहां कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाएगा। इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपको आपको तैयारी करना आसान हो जाएगा। काफी लोगों का एग्जाम भी है, तो हम लोग इसको किताब को पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 ओपन कर लेते हैं। आइए हम लोग बोर्ड से पढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बीमा अध्याय 1, जीवन बीमा में क्या शामिल है। माय डियर फ्रेंड्स, सामान्य अध्याय में हमने जो भी पढ़ा है, बीमा में एसेट संपत्ति शामिल है, जोखिम जिसके विरुद्ध बीमा किया गया है यानी जो खतरे हैं, पुलिंग का सिद्धांत यानी कि जोखिम को किसी का जोखिम किसी को भेज दिया जाता है, दे दिया जाता है, वो पुलिंग का सिद्धांत, और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। थोड़ा आपको 5-10 मिनट समझने में लगेगा इस सब चैप्टर को। तो आइए हम जीवन बीमा की विशेषताओं की जांच करें, और इस अध्याय में हम जीवन बीमा के उन विभिन्न घटकों पर नजर डालेंगे जिसके बारे में ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं। जीवन बीमा में मानव जीवन मूल्य और परस्पर संबंध होते हैं, और जोखिम और जीवन बीमा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 16 में हम देखते हैं जीवन बीमा कारोबार घटक, मानव जीवन मूल्य और परस्पर संबंध। एसेट क्या होता है? मानव जीवन मूल्य यानी HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसको एसेट कहते हैं। कोई व्यक्ति है, जब तक वो कमा रहा होता है तब तक उसकी कीमत होती है, और जितना कमा रहा होता है या भविष्य में जितना कमा सकता है उतनी उसकी कीमत होती है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर दुर्घटना का शिकार कोई कार अगर हो जाती है, अगर 50,000 रुपए की कार है, तो बीमा कंपनी इस नुकसान के लिए कार के मालिक को मुआवजा देगी। कितना देगी? 50,000 रुपए। किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर नुकसान की रकम का अनुमान कैसे लगाएंगे? यह व्यक्ति जितना कमा सकता था उतना उसका मूल्य होगा, न कि 50,000 रुपया। यानी कि इसको क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि जीवन बीमा जो होता है ये सांत्वना संबंधी संविदा होती है, और कार का जो बीमा होता है वो निश्चित तौर से ये क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मानव जीवन मूल्य जिसको HLV कहते हैं, इसको प्रोफेसर ह्यूबनर ने दिया था। हम लोग थोड़ा सा मार्क देख लेते हैं। प्रोफेसर ह्यूबनर करीब 70 साल पहले मानव जीवन मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन आता है, 4 लोगों का नाम लिखा रहता है जिसमें आपको प्रोफेसर ह्यूबनर का नाम चुनना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका गणना कैसे करते हैं? मान लीजिए कि राजन 1,20,000 रुपए कमाता है, 24,000 रुपया वो अपने खुद पे खर्च करता है, बाकी के 96,000 रुपये सालाना शुद्ध आय का नुकसान होगा। अगर वो डेथ हो जाएगा तो परिवार को 96,000 का नुकसान होगा। अगर मान लीजिए कि ब्याज की दर 8% है, तो इसको गणना कैसे करेंगे? 96,000 बटा के 0.08 बराबर ये 12 लाख रुपए अगर बैंक में रख दिया जाएगा तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 96,000 रुपया। यानी अगर बैंक का रेट 8% है तो 12 लाख रुपए इस आदमी की ह्यूमन लाइफ वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि HLV एक ऐसा सिद्धांत है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का कितना बीमा होना चाहिए। जैसे ही आप एजेंट बनेंगे, आपको यह पता लगाना आसान हो जाएगा इस गणना के अनुसार कि इस व्यक्ति का कितना बीमा होना चाहिए। जोखिम और जीवन बीमा क्या है? जैसा कि हमने ऊपर देखा, जीवन बीमा जोखिम उन घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो एसेट के रूप में मानव जीवन मूल्य को कम कर सकती है या उसे नष्ट कर सकती है। ऐसी 3 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति है बहुत जल्दी मर जाना। अगर कोई बहुत जल्दी डेथ हो जाती है तो भी वह रिस्क में है। बहुत लंबी जिंदगी कोई जीता है तो भी वो रिस्क में है। और कोई अपंग हो जाता है, यानी कि अक्षम हो जाता है, विकलांग हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो भी वह रिस्क में हो सकता है। तो ऐसी घटनाओं से सुरक्षा हमें बीमा के माध्यम से मिलती है।
थोड़ा समय कम देंगे माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 17 खत्म हुआ, पेज नंबर 18 पे आते हैं। जीवन बीमा और साधारण बीमा में अंतर क्या है? जीवन बीमा आश्वासन संबंधी संविदा होती है, जबकि साधारण बीमा क्षतिपूर्ति संबंधी संविदा होती है। साधारण बीमा में अनुबंध आमतौर पर छोटी अवधि का होता है, या 1 साल का होता है, 1 महीने का होता है, या जहाज में जब तक यात्रा कर रहे हैं तब तक का होता है। लेकिन साधारण बीमा में अनुबंध लंबे समय का होता है, 20 साल 25 साल का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बीमा में निश्चितता होती है कि व्यक्ति का जन्म हुआ है तो कभी न कभी तो डेथ होगा, लेकिन साधारण बीमा में अनिश्चितता होती है। गाड़ी जरूरी नहीं है कि लड़े ही, कभी कभी गाड़ियां 25-25 साल चलती हैं, कभी नहीं खरोच भी आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बीमा में उम्र बढ़ने के साथ साथ मौत की संभावना बढ़ती जाती है, जबकि साधारण बीमा में समय के हिसाब से रिस्क बढ़ने का चांस नहीं होता है। तो इसको भी समझना है, मे भी क्वेश्चन आ सकता है। जीवन बीमा जोखिम की प्रकृति क्या होता है? चूंकि उम्र के साथ मौत की संभावना बढ़ती जाती है, इसलिए युवाओं से कम प्रीमियम लिया जाता है और अधिक उम्र के लोगों से अधिक प्रीमियम लिया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि कम उम्र के लोगों से कम प्रीमियम क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? क्योंकि अधिक उम्र के लोगों की डेथ होने की चांस ज्यादा होती है, कम उम्र के लोगों का डेथ होने का चांस कम होता है, खतरे कम होते हैं। ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियां तैयार करने की कोशिशों से जिनका खर्चा लोग उठा सके, लेबल प्रीमियम का विकास हुआ। लेबल प्रीमियम मतलब कि एक एक ऐसा प्रीमियम बना दिया जाता है जो हर उम्र में वही प्रीमियम लिया जाएगा। जैसे 25 साल की उम्र में कोई बीमा कराया तो वो 40 साल का जब तक हो जाएगा तब तक उससे वही प्रीमियम लिया जाएगा जो 25 की उम्र में लिया गया था, यानी कि एक औसत प्रीमियम लिया जाता है। लेबल प्रीमियम का मतलब औसत प्रीमियम। देखिए, ये प्रीमियम है, ये एलिमेंट है, ये लेबल प्रीमियम है। ज्यादा उम्र वालों से ज्यादा बीमा लिया जाता है, कम उम्र वालों से कम बीमा लिया जाता है। लेकिन कम प्रीमियम और ज्यादा प्रीमियम को औसत कर दिया जाता है, तो एक औसत प्रीमियम उससे पूरे पॉलिसी के अवधि तक लिया जाता है। लेबल प्रीमियम का मतलब आप समझ जाएंगे, किताब को बढ़िया से पढ़िए। एग्जाम्पल दिया जाता है, देखिए यहां कि उम्र बढ़ता जाता है लेकिन प्रीमियम स्थिर रहता है। स्थिर मतलब एक लेवल का, और बढ़ते का मतलब उम्र के साथ साथ प्रीमियम का बढ़ना। जीवन बीमा अनुबंध क्या होता है? जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा साक्ष्य है जो बीमा कंपनी और कस्टमर के बीच में समझौता होता है, अनुबंध होता है, और पॉलिसी दस्तावेज अनुबंध का साक्ष्य होता है। पॉलिसी दस्तावेज मतलब पॉलिसी का बांड। पॉलिसी का बांड आपको मिला, उसमें नियम और शर्त की जानकारी होती है। उस बांड के द्वारा ही कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये मेरा बीमा है और इस बीमा का प्रमाण है। पॉलिसी, अनुबंध, प्रीमियम और बीमा का साक्ष्य होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको बीमा से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये बताया गया है। बीमा हमेशा निवेश का एक सुरक्षित और संरक्षित विकल्प है, यानी कि सुरक्षित भी है, संरक्षित भी है। आय की न्यूनतम गारंटी दर पेशकश करता है, यानी यहां पैसे कमाने के लिए लोग नहीं बीमा कराते हैं, सुरक्षा के लिए बीमा कराते हैं। प्रीमियम भुगतानों की नियमितता बनाए रखने के लिए व्यक्ति का बचत अनिवार्य रूप से नियोजन करना होता है, जिसमें बचत में अनुशासन आता है। यानी जो व्यक्ति बीमा करा लेता है उसे हर हाल में प्रीमियम जमा करना ही होता है, अनुशासित होकर वो प्रीमियम जमा करता है। नेक्स्ट, बीमा कंपनी पेशेवर निवेश प्रबंधन का व्यवस्था करती है, ध्यान देती है और व्यक्ति की उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। यानी आपका पैसा कैसे बढ़ेगा उसकी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। बीमा तरलता, यानी कि कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो भी पैसा मिलता है। तरलता मतलब कि आपको जब पैसे की जरूरत हो तब मिल जाता है। लोन की सुविधा 3 साल के बाद पॉलिसी चलने के तुरंत मिल जाता है। नगद मूल्य प्रकार, जीवन बीमा वार्षिकियों दोनों में आयकर में छूट का लाभ, यानी कि बीमा कराने वाले को टैक्स का भी लाभ मिलता है। बीमा लेनदारों के दावे से सुरक्षित हो सकता है, जो आमतौर पर बीमा धारक की मौत या उसके दिवालिया होने पर हो सकता है। MWP पॉलिसी के तहत माय डियर फ्रेंड्स, MWP पॉलिसी एक होती है मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। MWP मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पॉलिसी जो लेता है उसकी पॉलिसियां लेनदारों के पहुंच से दूर रहती हैं। ओके, इसको आगे हम बताएंगे। नुकसान क्या हो सकता है? चूंकि बीमा स्थिर आय देता है, इसलिए महंगाई जिसे जैसे बढ़ती जा रही है बीमा का इनकम वैसे नहीं बढ़ सकता है, तो ये नुकसान है। शुरुआत में मार्केटिंग और उच्च लागत जीवन बीमा पॉलिसियों के शुरुआती वर्षों में संचित होने वाली नगद राशि का रकम को कम कर सकती हैं, और गारंटीकृत आय वित्तीय उपकरणों की तुलना में कम हो सकती है। यानी जितना बीमा में मिलता है वो निश्चित तौर से इन्फ्लेशन के बराबर नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका जवाब देना होगा आपको। पेज नंबर आप देख ही रहे हैं, पेज नंबर 21 है। विविधीकरण से वित्तीय बाजारों में जोखिम कैसे कम हो जाता है? विविधीकरण मतलब कि आपको
पैसा जो मिला है कंपनी को, वो पैसे को कई जगह लगाया जाता है। इसका सही विकल्प है एसेट की विभिन्न श्रेणियों में फंड का निवेश करना। यानी एक श्रेणी में अगर निवेश कर देंगे तो पैसा डूबने का चांस हो सकता है, या डूबेगा तो पूरा का पूरा डूब जाएगा। लेकिन भिन्न भिन्न श्रेणियों में, भिन्न भिन्न फंडों में या भिन्न भिन्न जगहों पर अगर निवेश करते हैं तो आपके डूबने का चांस कम होगा। इसको एक कहानी से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है और वो अंडा खरीदता है, और 5 अंडा खरीदता है तो 2 अंडा इस पॉकेट में रखता है, 2 अंडा इस पॉकेट में रखता है, 2 अंडा अपने हाथ में भी लिए रहता है। अगर 6 अंडे में उसका एक तरफ कहीं गिर भी जाता है तो 2 अंडा नुकसान होगा, बाकी 4 अंडे सेफ रहेंगे। इस तरीके से विविधीकरण, जैसे हम लोग बचपन में पैसे को रखते थे, कहीं मेले में जाते थे तो 2 रुपया इस पॉकेट में रखते थे, 2 रुपया इस पॉकेट में, ताकि गिरे भी तो पूरा का पूरा न जाए, कोई पॉकेट भी मार ले तो पूरा का पूरा न जाए। ऐसा ही विविधीकरण में कंपनियां करती हैं, कई कंपनियों में पैसा लगाती हैं। तो सही ऑप्शन सेकंड है, यस। और नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य शब्द एसेट को आप समझ गए, मानव जीवन मूल्य को समझ गए, लेबल प्रीमियम को समझ गए, आपसी संबंध पारस्परिकता को समझ गए। पारस्परिकता का मतलब होता है कि सब लोग मिलकर बीमा लेता है और सब एक दूसरे की हेल्प करता है, परस्पर सहयोग की भावना से लिया जाता है। ये लास्ट में उत्तर भी लिखा है सेकंड, देखिए सेकंड उत्तर बता दिया निश्चित तौर से। अब हम लोग पेज नंबर 22 पे आ जाते हैं। वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन क्या है? जैसे ही व्यक्ति पैसा कमाने लगता है, यानी इनकम आने लगती है, उस पैसे को सही जगह पे व्यवस्थित रखना होता है, ताकि आने वाले समय के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए उस पैसे का सही उपयोग हो सके। वित्तीय नियोजन का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा के समझेंगे। व्यक्ति का जीवन चक्र होता है। एक समय व्यक्ति जन्म लेता है, फिर कुछ बड़ा होता है, कुछ पढ़ता है, फिर इनकम करने लगता है, फिर उसके बाल बच्चे होते हैं, फिर वो रिटायर होता है। ऐसे करके व्यक्ति का साइकिल होता है, लाइफ साइकिल। और लक्ष्य होते हैं, अल्पकालीन लक्ष्य कुछ होते हैं, कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, कुछ मध्यकालीन लक्ष्य होते हैं। और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को वित्तीय नियोजन करना होता है। कोई अपने बिटिया की शादी के लिए पैसे रखता है, तो कोई अपने रिटायरमेंट के लिए रखता है, तो कोई प्रीमेच्योरिटी डेथ यानी कभी कैजुअलिटी हो गई तो भी उसको पैसा मिले उसके लिए रखता है। सो पेज नंबर 24 पे आते हैं। यहां देखिए बचत है, यहां देखिए खर्च है, और ये आय है। आमदनी को अगर खर्च से दूर कर दिया जाए तो बचत होगा। यानी कि बचत करने के लिए आपको खर्च का स्थगन करना होता है, यानी कि खर्च को हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली बचत होगा। बचत करने का तत्व तो खर्च का स्थगन होता है, स्थगित कर दिया जाए खर्च को। 25 की उम्र में अर्जक होता है, यानी पैसा कमाने वाला होता है। उससे पहले 20 की उम्र तक, 25 की उम्र तक शिक्षार्थी होता है। जीवन साथी शादी 28-30 तक होती है। लाइफ साइकिल में 28 से 35 साल तक जब कोई अपने बच्चों का पिता बनता है, अब उसे अपने परिवार की, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता होती है, वह प्रोवाइडर बनता है। यानी 35 से 55 साल तक वह अवस्था होता है, बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं और उनके हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में उनके फ्यूचर के बारे में सोचता है। फिर उसके बाद फिर 55 से 65 साल के बीच में माता पिता अकेले रहने वाले होते हैं, बच्चे बाहर कहीं जाके जॉब करते हैं। उसके बाद फिर 60 या 65 के बाद से वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो लाइफ साइकिल को भी समझना है। कभी कभी पूछ देता है कि रिटायरमेंट की एज क्या है, 60 साल है। और कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है सीनियर सिटीजन, यानी सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं, तो जो 60 साल के ऊपर होते हैं उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हमने बता चुका है आपको कि खर्च को स्थगित करेंगे तो आपका बचत होगा। भविष्य के लेन देन को सक्षम करना बीमा का काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे। धन संचय। धन संचय का उत्पाद निवेश करना होता है। निवेश के लिए आपको शेयर मार्केट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो धन संचय के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे आकस्मिक जरूरतों को पूरा करना। कभी अकस्मात अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए हमें बीमा की जरूरत पड़ती है। आकस्मिक घटनाएं जीवन की ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिनके लिए बड़े फंड की जरूरत हो सकती है। इन्हें मौजूदा आय से पूरा नहीं किया जा सकता है, इनके लिए पहले से फंड जुटाना जरूरी होता है। कुछ घटनाएं जैसे कि मृत्यु और अपंगता, बेरोजगारी के कारण आय का नुकसान होता है। आग लगने जैसी घटनाओं में धन का नुकसान हो सकता है, इसके लिए बीमा जरूरी है। यानी अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा के लिए बीमा का होना जरूरी है, ये समझाने का प्रयास किया गया है।
लेन देन संबंधी उत्पाद देखिए, बैंक जमा राशि, बैंक डिपॉजिट, बचत के अन्य उपकरण हैं। आकस्मिकता वाले उत्पाद जैसे बीमा है, बड़े नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं और अचानक होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उठाने पड़ सकते हैं, जो नुकसान उठाने पड़ सकते हैं उसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और धन संचय वाले उत्पाद क्या है? शेयर और ऊंचाई वाले बॉन्ड, रियल एस्टेट, जमीन खरीदना, ये सब कहीं ना कहीं आपको ज्यादा इनकम देने वाले उत्पाद हैं। किसी व्यक्ति के आसपास आमतौर पे सभी जरूरतों को मिश्रण होना चाहिए, इसलिए उसे सभी तीन प्रकार के उत्पाद की जरूरत हो सकती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, बचत की जरूरत है, बीमा की जरूरत है और निवेश की जरूरत है, जिसका तीनों का कॉम्बिनेशन लाइफ इंश्योरेंस में मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या मिलता है माय डियर फ्रेंड्स? लाइफ इंश्योरेंस में आपको बचत भी मिलता है, जीवन बीमा भी मिल जाता है और निवेश भी मिल जाता है, यानी कि पैसे भी बच जाते हैं, पैसे का बढ़ाने के लिए संसाधन भी मिल जाते हैं और आपका बीमा की जो जरूरत है वो भी पूरा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 28 पे, जोखिम प्रोफाइल और निवेश। माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जोखिम प्रोफाइल होती है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जोखिम प्रोफाइल बहुत ज्यादा रिस्क में होती है, जैसे कि कुछ कोयले के खदान में काम करने वाले लोग, रिक्शा चालक लोग, ऐसे लोग जोखिम प्रोफाइल हाई होता है। कुछ लोगों का जोखिम प्रोफाइल कम होता है। देखिए यहाँ जोखिम प्रोफाइल प्रगतिशील है, फिर सुरक्षित है, फिर सतर्क है, पारंपरिक है। यहाँ निवेश की शैली संचित करना, सुदृढ़ बनाना, खर्च करना, उपहार देना। आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा विकल्प अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? तो सही विकल्प है बीमा। बीमा एक ऐसी चीज है जो अप्रत्याशित घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 29 पे। वित्तीय नियोजन की भूमिका क्या होती है? वित्तीय नियोजन ग्राहक क्लाइंट की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के साथ साथ उसकी जोखिम प्रोफाइल और आय के सावधानी से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, ताकि उपयुक्त वित्तीय उत्पाद की सिफारिश करके विभिन्न प्रत्याशित अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। यानी कि अप्रत्याशित घटनाओं, अचानक होने वाली घटनाओं से भी सुरक्षा मिले, और जो प्रत्याशित घटना है जैसे बच्चे की शादी करना, बुढ़ापा, रिटायरमेंट, उसके लिए भी सुरक्षा, उसके लिए सारी की सारी चीजों के लिए बीमा जरूरी है और बीमा से सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। वित्तीय नियोजन में क्या क्या होना चाहिए? निवेश होना चाहिए, जोखिम प्रबंधन होना चाहिए, सेवानिवृत्ति नियोजन होना चाहिए, आयकर और संपत्ति नियोजन होना चाहिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने का व्यवस्था होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 30 में। संयुक्त परिवार का बिखरना आजकल देख ही रहे हैं, बड़े बड़े परिवार नहीं है, पति पत्नी 2 बच्चे, पति पत्नी 3 बच्चे, छोटे छोटे परिवार छोटे छोटे जगहों पर रह रहे हैं, घरों में, एक ही घरों में 3-3 परिवार, 4-4 परिवार रह रहे हैं, इसलिए बीमा भी और भी जरूरत पड़ गई है। क्योंकि होता क्या है, एक व्यक्ति के न रहने के कंडीशन में दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। एक भाई नहीं रहा तो दूसरा भाई उसे खाना नहीं देता है, उसके बच्चों को पढ़ाता नहीं है। आजकल ऐसा परिवारों में, छोटे छोटे परिवारों में विघटन हो गया है, इसलिए संयुक्त परिवार की प्रथा हटने के बाद से बीमा का और ज्यादा महत्व हो गया है। अपने कस्टमर को समझाना पड़ता है। पेज नंबर 31 पे देखेंगे, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सही समय कब होता है? क्वेश्चन अक्सर आता है। वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जैसे ही कोई इनकम पाने लगता है, यानी पैसा कमाने लगता है, यानी उसका वेतन आ जाता है, वैसे ही उसको वित्तीय नियोजन शुरू कर देना चाहिए। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमारे निवेश की समयावधि जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक बढ़त होगी। बीमा में ऐसा भी होता है, जितने लंबे समय का बीमा लेंगे, जितने बड़े टर्म का बीमा लेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। प्रश्न देखिए, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय? सही आंसर है सबसे पहला वेतन मिलते ही। जैसे ही कोई पहला वेतन पाता है उसको वित्तीय नियोजन शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट, वित्तीय नियोजन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? नकदी का नियोजन, निवेश की योजना बनाना, बीमा नियोजन, सेवानिवृत्ति योजना, संपत्ति नियोजन, आयकर नियोजन। इतने नियोजन आपको वित्तीय नियोजन में करने होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, नकदी का नियोजन यानी कभी जरूरत अगर परिवार में पड़ी तो नकदी की भी व्यवस्था हो सके। निवेश की योजना बनाना यानी आपने फ्यूचर के लिए पैसे भी जुटाना। बीमा का नियोजन यानी कभी कैजुअलिटी हुई, मिसहैपनिंग हुई, डेथ हुई
तो भी परिवार को पैसे जाने चाहिए। सेवानिवृत्ति यानी आप 50 साल 60 साल के हो गए, रिटायरमेंट की एज में हो गए, तो आपके परिवार में पैसे आने चाहिए। और संपत्ति की नियोजन करना यानी आपके पास कितना एसेट है, कितना पैसे हैं, उसको सही जगह पे कैसे रखेंगे, और पैसे रहेंगे तो निश्चित तौर से टैक्स भी लगेंगे, तो आयकर यानी टैक्स से भी कैसे बचेंगे, वो सारी व्यवस्था आप बीमा से कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 33 पे देखते हैं वित्तीय नियोजन। बीमा नियोजन क्या है? कुछ लोग ऐसे जोखिम के दायरे में आते हैं, उन्हें अपने निजी वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने से दूर कर सकते हैं। बीमा नियोजन में ऐसी जोखिमों के विरुद्ध पर्याप्त बीमा प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना बनाना शामिल है। बीमा की भी सही व्यवस्था होनी चाहिए। जीवन बीमा का निर्णय कमाऊ व्यक्ति के असामयिक मौत होने पर उसके आश्रितों की आय और खर्च की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर लिया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति कमा रहा है और कमाने वाला व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको हर हालत में पैसे चाहिए, और कमाने वाला व्यक्ति को पैसे चाहिए, उसके परिवार को पैसे चाहिए, या उसके बचे हुए परिवार के सदस्यों, पत्नी, बच्चों को पैसे चाहिए, तो निश्चित तौर से उसका बीमा होना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति है, एक कमाने वाला लाल है, तो उसका बीमा हर हालत में होना चाहिए। ऐसा विकल्प सही होता है। स्वास्थ्य बीमा भी जरूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि दवाइयों में बहुत सारे पैसे खर्चे हो जाते हैं। स्वास्थ्य बीमा का संबंध बीमारियों से होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप ऐसा समझिए कि बीमा से क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, घुमा फिरा के आते हैं। आप समझे रहेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं समझे रहेंगे तो समस्याएं आएंगी, और आपको समझना जरूरी है। हाँ, सेवानिवृत्ति नियोजन भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कभी रिटायरमेंट की जरूरत पड़ी तो रिटायरमेंट भी हमें जरूरत पड़ेगी, और रिटायरमेंट के लिए भी बीमा बहुत लाभप्रद है। जिनको रिटायरमेंट होना है उनको बीमा कराना चाहिए। कर नियोजन यानी कि टैक्स की प्लानिंग भी करना है तो बीमा से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा विकल्प कर नियोजन का मकसद नहीं है? तो सही आंसर है आयकर से बचना। आयकर से बचना या आयकर टैक्स चोरी, ये दोनों सही विकल्प हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जीवन बीमा उत्पाद। कई कितने प्रकार के उत्पाद होते हैं? ये पेज नंबर कौन सा है? आप अपना बुक का पेज नंबर 38 खोल लीजिए। देखिए, जीवन बीमा उत्पादों की खास जानकारी इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे, और पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो खास जानकारी क्या है? जीवन बीमा देखिए अमूर्त उत्पाद है। बाकी चीज जिनको छू के महसूस किया जा सकता है वो मूर्त उत्पाद है। अमूर्त उत्पाद को हम लोग बीमा के रूप में देखते हैं, यानी कि बीमा की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, इसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जीवन बीमा उत्पादों का क्या मकसद है? मनुष्य के पास एक बेहतर कीमती संपत्ति मानव पूंजी होती है, यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है, जो हमारी उत्पादन अर्जन की क्षमता का स्रोत है। यानी आदमी जब तक रहेगा कुछ ना कुछ कमाता रहेगा, लेकिन भगवान न करे कभी नहीं रहा तो उसको, उसके परिवार को पैसे जाने चाहिए, इसलिए बीमा होता है। और कौन सा प्रोडक्ट उपयुक्त रहेगा इसकी भी जानकारी एक अभिकर्ता को होनी चाहिए। तो बिटिया की शादी के लिए कौन सा प्लान हम दे सकते हैं, रिटायरमेंट का कौन सा प्लान दे सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जरूरी होना चाहिए। जीवन बीमा में राइडर क्या होता है? राइडर का मतलब कुछ अतिरिक्त पैसे लेके कुछ अतिरिक्त लाभ कस्टमर को दिलाना, कुछ अतिरिक्त बेनिफिट दिलाना, वो राइडर होता है। जैसे कि एक्सीडेंट से डेथ होने पे हम डबल पैसा देते हैं, वो राइडर है। राइडर मतलब लदान, यानी पॉलिसी के ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा लाभ देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेके। तो इसमें से कौन सा अमूर्त उत्पाद है? सीधी सीधी बात है, जीवन बीमा अमूर्त उत्पाद है। और पारंपरिक जीवन बीमा में क्या होते हैं? आजीवन बीमा योजना, टर्म बीमा योजना और बंदोबस्ती योजना। पारंपरिक मतलब जो परंपराओं से चलता आया है। और अवधि बीमा टर्म बीमा को कहते हैं, जिसको मियादी बीमा भी कहते हैं, और यह लाइफ इंश्योरेंस का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है क्योंकि कम पैसे में मिल जाता है, और यह आवास ऋण लेने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम लोग MRI कहते हैं, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। आवास ऋण लेने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने पास समय का भी ध्यान रखना है, कम समय में सारी चीजों को समझना भी है। पेंशन का मतलब रिटायरमेंट के लिए होता है, जो हर साल पैसा देता है। एन्युटी के रूप में भी उसको जानते हैं, वार्षिकी हिंदी में कहते हैं। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। टर्म इंश्योरेंस का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसका किफायती रूप है, जो व्यक्ति को एक सीमित बजट में जीवन बीमा की अपेक्षित बड़ी मात्रा खरीदने में सक्षम बनाता है। यानी कम पैसे में अगर आपको बड़ा बीमा लेना हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा।
और हर प्लान का एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। तो यूएसपी को आप लोग समझेंगे तो आगे आने वाले समय में जब आप अभिकर्ता बनेंगे तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। टर्म इंश्योरेंस के वेरिएंट क्या हो सकते हैं? डिस्क्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस और प्रीमियम के रिटर्न के साथ टर्म इंश्योरेंस। यानी कि डिस्क्रीजिंग यानी कि समय के साथ साथ धीरे धीरे घटना, इंक्रीजिंग मतलब समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ना, और प्रीमियम की रिटर्न मतलब जैसे ही बीमा खत्म होता है जितना प्रीमियम जमा है वो वापस हो जाना। डिस्क्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस को ह्रासमान अवधि बीमा कहते हैं, यानी कि घटते हुए बीमा कहते हैं। और यह बंधक मोचन बीमा की खरीद पर अक्सर बंधक ऋण की एक शर्त होती है। ऐसे प्लान ऑटोमोबाइल या अन्य व्यक्तियों के ऋणों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ डिस्क्रीजिंग का मतलब होता है जैसे जैसे आप लोन पेड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टर्म इंश्योरेंस का मात्रा यानी बीमा धन कम होता जाएगा। और इंक्रीजिंग का मतलब कि जैसे जैसे आपका ब्याज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रिस्क कवरेज भी बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे प्रीमियम भी में भी बढ़ सकता है। प्रीमियम के रिटर्न के साथ यानी कि जैसे ही बीमा का टर्म खत्म होता है जितना प्रीमियम आपने दिया है वो प्रीमियम वापस भी हो जाता है। आजीवन बीमा क्या होता है? जिस बीमा में जिंदगी भर कवरेज रहता है, लाइफ टाइम कवरेज रहता है, उसको आजीवन बीमा के नाम से जानते हैं। लाइफ टाइम बीमा उसको कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बंदोबस्ती योजना किसको कहते हैं? ऐसी योजना का अनुबंध जो बीमा धारक की मृत्यु होने के मामले में नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि दे होता है। अगर बीमा धारक पॉलिसी अवधि तक खत्म होने तक जीवित रहता है, यानी बीमा खत्म होने तक जीवित रहता है, तो भी बीमा राशि बीमा धारक को भुगतान की जाती है। यानी जीते जी पैसा और डेथ होने पे पैसा, वो बंदोबस्ती योजना कहलाती है। इसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपने मानक, अपने अनुरूप टर्म लेके बीमा कराता है। और मनी बैक पॉलिसी भी इंडोमेंट प्लान का ही उदाहरण है, बंदोबस्ती योजना का उदाहरण है। मनी बैक प्लान में बीच बीच में समय के अंतराल पे 5 साल पे, 4 साल पे पैसा वापस मिलता रहता है कुछ प्रतिशत। तो कभी कभी 20%, कभी कभी 25%, किसी किसी प्लान में 10% ऐसे होता है। सो आइए नेक्स्ट समझते हैं प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी। प्रतिभागी योजनाएं वो होती हैं जिसमें पॉलिसी धारकों के प्रीमियम से प्राप्त होने वाले पूल किए गए लाइफ फंड का नियामक मानकों के अनुसार निवेश किया जाता है। यानी कि वह फायदे कितना होंगे उस पर प्रतिभाग करती हैं। और गैर प्रतिभागी का मतलब होता है कि वो नॉन लिंक्ड प्लेटफॉर्म में होते हैं, जैसे विदाउट प्रॉफिट कहलाते हैं। यहाँ कितना प्लान का फायदा देना है वो तय नहीं होता है। सो इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। आ जाते हैं पेज नंबर 47 पे। पेंशन और वार्षिकियां क्या है? पेंशन प्लान आमतौर पे एक ऐसा फंड होता है जिसमें व्यक्ति के रोजगार के वर्षों के दौरान पैसे जमा किए जाते हैं और काम से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति को मदद के लिए आवधिक भुगतानों का पैसे निकाले जाते हैं। आवधिक भुगतान मतलब हर 3 महीने पे, हर महीने पे या हर साल पैसे मिलते रहते हैं। ओके, तो ये पेंशन होता है। पेंशन तो आप लोग ऐसे भी समझ जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हर कोई पेंशन लेने वाला है भविष्य में। और वेस्टिंग तारीख क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। वेस्टिंग तारीख का मतलब लोग बीमा कंपनियों से पेंशन के प्लान खरीदकर पेंशन से जुड़े लाभों का फायदा उठा सकते हैं। पेंशन प्लान संचय स्थगित आधार पर हो सकते हैं। जो स्थगित का मतलब जैसे कि आपने पैसे एक बार रखे लेकिन आपको 10 साल के बाद पेंशन लेना है, डिफर्ड हो जाता है, तो स्थगन उसको कहते हैं। स्थगन मतलब कि टालना। वेस्टिंग तारीख मतलब जो वेटिंग कह सकते हैं, इसको वेस्टिंग को वेटिंग कह सकते हैं। सरल पेंशन क्या है? सभी बीमा पॉलिसी में एक रूपता बनाने की वार्षिक योजनाओं के बारे में बाजार में बनी दुविधा को कम करने का ऐसा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जो मोटे तौर पर औसत ग्राहक की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आईआरडीए ने जनवरी 2021 में सभी जीवन बीमा कंपनियों के लिए एक मानक तत्काल वार्षिकी उत्पाद शुरू करना अनिवार्य बनाया है। इस उत्पाद में व्यक्तिगत ग्रुप नहीं, व्यक्तिगत आधार पर सरल सुविधाएं। तो ठीक है, ये सरल पेंशन है कि एक ऐसा प्लान जो हर कंपनी के पास उपलब्ध हो पेंशन का। अब एक क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ आजीवन बीमा के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम अवधि बीमा के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम से क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए ज्यादा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि आजीवन बीमा में पैसे भी मिलने हैं, आजीवन बीमा में मैच्योरिटी भी मिलना है, तो टर्म बीमा में ऑटोमेटिक प्रीमियम कम होगा और आजीवन बीमा में भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम अवधि बीमा से ज्यादा होगा। ओके, तो पेज नंबर 48 खत्म हुआ। पेज नंबर 49 को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 49 में क्या है?
इस सारांश बताया है जीवन बीमा व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं से जुड़े आर्थिक मूल्य के नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा की पेशकश करता है। यानी जीवन बीमा से व्यक्ति के आर्थिक मूल्यों की सुरक्षा होती है। जीवन बीमा पॉलिसी मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के साथ अप्रत्याशित घटना होने के मामले में उसके करीबी रिश्तेदारों और परिजनों को मन की शांति की सुरक्षा प्रदान करती है। जिसका बीमा रहता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको उसके परिवार को पैसा मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में कम पैसे में ज्यादा रिस्क कवरेज मिल जाते हैं, लेकिन मेच्योरिटी नहीं मिलता है, केवल रिस्क कवर रहता है। टर्म इंश्योरेंस का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसका किफायती होना, यानी कम पैसे में अधिक और बड़े बीमा का मिलना है। और ऐसे देखिए टर्म बीमा आपने तो नॉन पार स्कीम, प्रत्यावर्ती बोनस मतलब कि बोनस पे बोनस, ऐसा कंपाउंड बोनस होता है, तो इसको आप समझें। अब आ जाते हैं पेज नंबर 50, या पेज नंबर 50, ठीक। और क्या है, जीवन बीमा उत्पाद गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक का मतलब सीधा सीधा समझते हैं ऐसे उत्पाद जो परंपराओं से हट के हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, जैसे यूलिप के प्लान वगैरह वगैरह। गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद का मकसद क्या है और जरूरत क्या है? तो मकसद है लोगों को नगद मूल्य का घटक देना, रिटर्न का दर अच्छा देना और समर्पण मूल्य भी अच्छा देना, लाभ अच्छा देना। गैर पारंपरिक पॉलिसियों की विशेषताएं क्या है? जीवन बीमा कंपनी कुछ अभिनव विशेषताओं के साथ पॉलिसियां डिजाइन करने लगी हैं। इसमें से कुछ जानकारी नीचे दी गई है। निवेश के लाभ के साथ सीधा लिंक, ऐसी पॉलिसियां जो मुद्रास्फीति को मात दे सकती हैं। यानी मुद्रास्फीति अगर 8% है, महंगाई दर 8% है, तो उसमें रिटर्न 10% हो सकता है, पैसे अच्छे मिल सकते हैं। लचीली पॉलिसियां हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, 5 साल बाद कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और अपने पसंद के समय सीमा को तय कर सकते हैं। समर्पण मूल्य भी अच्छा मिलता है। सो आ जाते हैं पेज नंबर 52 पे। पेज नंबर 52 पे क्या है, इनमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है? सो माय डियर फ्रेंड्स, गैर पारंपरिक का मतलब परंपराओं से हटके, और कौन उत्पाद है? या यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा उत्पाद है जो गैर पारंपरिक है, ये परंपराओं से हटके है। ओके। यूनिट लिंक्ड योजना, यूलिप कहा जाता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। यूलिप का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसियां जो यूनिट लिंक्ड होती है या शेयर मार्केट से रिलेटेड होती हैं। यूनिट का मूल्य क्या होता है? एक पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो कुछ प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम को यूनिट में डिवाइड किया जाता है और एक यूनिट का जो वैल्यू होता है, जो मूल्य होता है, एक यूनिट का जो कीमत होता है, वो आपको नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, एनएवी कहा जाता है, और उसी के गुणा करके आपके पास जितनी यूनिट है उसका भुगतान किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के फंड होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस फंड और मनी मार्केट फंड। यानी कि ऐसे फंड जहां की आपको नुकसान नहीं होगा, ऐसे फंड जहां थोड़ा सा नुकसान होगा, ऐसे फंड जहां थोड़ा नुकसान ज्यादा होगा लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा होगा, और मनी मार्केट में गारंटेड रूप से ट्रेजरी बिलो और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ऐसे में निवेश होता है, तो यहां आपका नुकसान हर हालत में नहीं होगा। ठीक है, पेज नंबर 55 पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर क्या है? आंसर 2 क्या है? विकल्प 1 सही है, यानी कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है, इसको आप समझ लीजिए। पेज नंबर 56 पे आ जाते हैं। जीवन बीमा के इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल होते हैं जीवन बीमा, यानी यूजेज ऑफ इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, हाँ इसी के बारे में मैं बता रहा था, एमडब्ल्यूपी पॉलिसी और बंधक मोचन बीमा। आइए आगे और भी अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। जीवन बीमा के इस्तेमाल में विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 यह पक्का करने की कोशिश करता है कि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभ एक सुरक्षित तरीके से बीमित व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को मिल सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक ट्रस्ट बनाना जरूरी होता है। यानी कि विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड पॉलिसी किसको मिलेगी? ट्रस्ट को मिलेगा, ट्रस्टी को मिलेगा। और इस ट्रस्टी में कौन हो सकता है? पत्नी भी हो सकती है। पत्नी, एक या एक से अधिक बच्चे संयुक्त रूप से भी हो सकते हैं, और एक या एक से अधिक बच्चे भी केवल हो सकते हैं। एमडब्ल्यूपी पॉलिसी की धारा 6 के तहत लाभार्थी हो सकता है। तो एमडब्ल्यूपी क्या है? पॉलिसी लेने पे कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, और ऐसी पॉलिसियां जो है लेनदारों के पहुंच से बाहर रहती हैं। कोई अगर कुर्की नीलामी भी करवाना चाहे, गवर्नमेंट अगर कुर्की की नीलामी भी करवाना चाहे तो उसको नहीं करवा सकती है। कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? किसी कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो
इतना महत्वपूर्ण है कि उसके न रहने से कंपनी का घाटा हो सकता है या उसके डेथ हो जाने से कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो वो व्यक्ति कीमैन हुआ और उसका इंश्योरेंस कीमैन इंश्योरेंस हुआ। कीमैन कौन हो सकता है? कीमैन ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कारोबार में सीधे तौर पे जुड़ा हो और जिसके खोने या नुकसान से कारोबार पर आर्थिक दबाव आ सकता है। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति कंपनी का निदेशक, डायरेक्टर, पार्टनर, मुख्य बिक्री प्रतिनिधि, मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर या विशेष जानकारी कौशल रखने वाला व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी के खास तौर पे बेशकीमती हो। बीमा योग्य नुकसान ऐसे नुकसान जिनके लिए कीमैन का पर्सनल इंश्योरेंस मुआवजा प्रदान कर सकता है। पेज नंबर 59 पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एमआरआई क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, यानी कि बंधक मोचन बीमा। बंधक मोचन बीमा आवास ऋण लेने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आवास ऋण लेने वालों के लिए कौन सा बीमा सुरक्षा प्रदान करता है? बंधक मोचन बीमा, एमआरआई बीमा। और क्वेश्चन देखिए आ ही गया, बंधक मोचन बीमा के पीछे क्या उद्देश्य है? होम लोन लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। सही ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 59 60 पेज पे। यस, 60 पेज में क्या है? पेज नंबर 60 में है एमडब्ल्यूपी पॉलिसी के लिए शुरू की गई पॉलिसी अदालत की कुर्की लेनदारों या यहां तक कि जीवन बीमा धारक के नियंत्रण से भी बाहर होती है। जीवन बीमा धारक भी एमडब्ल्यूपी पॉलिसी को नहीं ले सकता है। लेगा कौन? पत्नी और बालिग बच्चे जो ट्रस्टी होंगे। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। मूल्य निर्धारण कैसे होता है? पेज नंबर 61 पे देखते हैं। बीमा का मूल्य निर्धारण, बुनियादी बातें। प्रीमियम कैसे लिया जाता है? जितना आप फायदा देने की वादा करती है कंपनी उतना प्रीमियम लेती है, सीधी सी बात है। या जितना आप फायदा लेना चाहते हैं, जितना कवरेज लेना चाहते हैं, उतना प्रीमियम आपको जमा करना होगा। प्रीमियम मतलब लागत, प्रीमियम मतलब कीमत, ठीक है ना। और छूट किसे मिलता है? ज्यादा बीमा, बड़ा बीमा लेने पे छूट मिलता है। प्रीमियम मोड अगर सालाना देंगे तो छूट मिलता है, छमाही देंगे तो थोड़ा कम छूट मिलता है। बीमा राशि के लिए छूट मिलता है। बड़ी बीमा राशि अगर लेंगे तो छूट मिलेगा, जैसे कि 1 लाख 2 लाख की जगह 5 लाख का बीमा लेंगे छूट मिलेगा, 10 लाख का लेंगे छूट मिलेगा। प्रीमियम मोड पे छूट मिलेगा। कितना छूट मिलता है? 1.5%, 2%, 3%। अलग अलग बीमा में अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है ना। और लोडिंग क्या होता है? बीमा का प्रीमियम जो जाता है ना, उसमें लोडिंग होता है मर्त्यता का, बोनस लोडिंग का, ब्याज का, प्रबंधन के खर्च का होता है। कुछ पैसे रिजर्व के रूप में भी रखे जाते हैं कि कभी भी बीमा धारक को जरूरत पड़ेगी तो लोन लेगा। तो ऐसे खर्चे जो है हमेशा लोडिंग में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर कितना देखते हैं हम लोग? आ जाते हैं पेज नंबर 64 पे। 64 बताता है कि, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको आपको समझने के लिए। अगर 35 साल की उम्र के लिए मर्त्यता दर 0.0035 है तो इसका मतलब है कि 35 साल की उम्र में जीवित हर 1000 लोगों में से 3.5 यानी 3.5 लोग की मृत्यु हो जाती है। तो मर्त्यता दर मतलब मृत्यु दर कहते हैं। और अगर 5 साल के बाद बीमा की लागत को पूरा करने के लिए हमारे पास 5,000 रुपये देना जरूरी है, तो अगर हम मान लें कि ब्याज दर 6% है तो 5 साल के बाद दे 5 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1/1.06 यानी कि 3.74 रुपये देना होगा। अगर इस दर को 6% की बजाय 10% मान लें तो 3.10 होगा। अब इसमें बहुत गणित लगाने के लिए आता नहीं, तो आपको बहुत परेशान होना नहीं है। चूक और आकस्मिक घटनाएं क्या होती हैं? इन खर्चों के लिए कुछ अन्य कारक भी हैं जीवन बीमा कंपनियों के हिसाब के गलत ठहरा सकते हैं, तो हिसाब किताब आपको नहीं करना है। लोडिंग आपको बहुत समझना नहीं है, पॉलिसी का क्वेश्चन समझना है। पॉलिसी में चूक, लैप्स होने का क्या मतलब है? जैसे ही कोई पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करना बंद कर देता है उसको चूक कहते हैं, यानी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करना बंद कर दिया तो पॉलिसी चूक हो गई। अधिशेष और बोनस क्या होता है? यानी जितना पैसा आपको देना है उससे ज्यादा पैसा अगर आपके पास बचा है तो देने के बाद भी जो पैसा बचता है वो अधिशेष का होता है, ठीक है। यानी कि आपका सरप्लस। अधिशेष मतलब देनदारियों के मूल्य व संपत्तियों के मूल्य का अधिक्य अगर ऋणात्मक होता है तो यह दबाव माना जाता है। अधिशेष संपत्तियों में से देनदारियां घटा दी जाती है, यानी जितना देना है वो घटा दी जाती है, जो बचता है वो अधिशेष होता है। इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है। बोनस क्या होता है? बीमा कंपनी फायदों को हर साल जोड़ती रहती हैं जो बोनस के रूप में देती हैं। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग आते हैं।
तरह तरह के बोनस होते हैं, टर्मिनल बोनस होते हैं, योगदान विधि होता है, यूनिट लिंक्ड पॉलिसियां क्या है, शेयर मार्केट की पॉलिसियां आप समझ गए हैं। और इधर क्या है, जीवन बीमा के दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब क्या होता है, जब भी कोई जीवन बीमा कराता है तो एक बांड मिलता है, बांड को ही दस्तावेज करते हैं। बांड में क्या क्या लिखा होता है, 2-3 खंड होते हैं, प्रस्ताव के चरण, पॉलिसी के चरण और पॉलिसी की शर्तों और विशेषाधिकार। यहां हम लोग समझते हैं प्रस्ताव के चरण क्या है। यस, अध्याय 7 में प्रॉस्पेक्ट और प्रस्ताव के बारे में बताई गई सामान्य बातों के अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनकी समझ जीवन बीमा कंपनियों को होना जरूरी है। प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस मतलब बीमा बेचने के लिए या उत्पाद को बेचने के लिए प्रचारित करने के लिए जो पन्ने होते हैं वो प्रॉस्पेक्टस कहलाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरीके से प्रॉस्पेक्टस होता है, जैसे कि ये प्रॉस्पेक्टस है, ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है। और हम प्लान को बताने के लिए जाते हैं, जैसे ब्रोशर कह सकते हैं उसको। और क्या है, प्रस्ताव फार्म। प्रस्ताव फार्म एक फार्म ऐसा होता है जिसमें कि कस्टमर से साइन कराना होता है, कस्टमर का डेटा कलेक्शन करना होता है, उसमें लंबाई, वजन, पहचान चिन्ह, हाइट, वेट, फैमिली हिस्ट्री वगैरह। तो डेटा कलेक्शन के लिए प्रस्ताव फार्म कहते हैं। प्रस्ताव फार्म के द्वारा ही कंपनियां पता लगाती हैं कि किस व्यक्ति के पास कितना रिस्क कैपेबिलिटी है, या कौन व्यक्ति ज्यादा रिस्क में है, कौन व्यक्ति कम रिस्क में है, किस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, किस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कभी कभी चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट भी जरूरत पड़ती है, यानी बड़ा बीमा हो, ज्यादा उम्र के लोगों का बीमा हो तो मेडिकल रिपोर्ट बनवाया जाता है, डॉक्टर के यहाँ ले जाके मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं। और मेडिकल रिपोर्ट से भी कंपनियों को पता चलता है कि इसका शुगर लेवल क्या है, इसका बीपी क्या है, इसका पल्स क्या है। वैसे सामान्य रूप से रक्तचाप और हाइट वेट पता किया जाता है, बीपी, पल्स और हाइट वेट। नैतिक खतरे क्या होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमा करा लिया और ज्यादा शराब का सेवन करने लगा या रोड पे इसी तरह चलने लगा खतरनाक तरीके से, तो यह नैतिक खतरा है। नैतिक खतरा मतलब ऐसे खतरे जो घट सकते हैं और पॉलिसी धारक की डेथ हो सकती है। पॉलिसी दस्तावेज क्या होता है, पॉलिसी का बांड होता है, जो पॉलिसी का दस्तावेज कहते हैं या बांड कहते हैं। उस बांड में पॉलिसी अनुसूची होती है, जिसमें कि एक खंड होता है, पॉलिसी अनुसूची खंड होता है, जिसमें यह पहला भाग है। और इस भाग में अनुबंधों की सूचियां आमतौर पर एक समान होती है, जिसमें सामान्यतः नीचे दी गई जानकारी के हिसाब से होती हैं। अनुसूची के बाद मानक प्रावधान होते हैं, जो दूसरा खंड है। मानक प्रावधान में मानक प्रावधान में पॉलिसी दस्तावेज का दूसरा तत्व होता है, और इस पॉलिसी में मानक प्रावधान से बना होता है, जैसे कि उम्र के प्रमाण, प्रीमियम भुगतान, अनुग्रह अवधि वगैरह वगैरह होता है। विशेष प्रावधान में क्लाज होते हैं, जैसे कोई महिला है और गर्भावस्था के दौरान अगर बीमा कराती है तो उसको विशेष प्रावधान के तहत क्लाज लगाया जाता है कि भैया आप जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगा तब तक आपका रिस्क कवर कितना रहेगा वो कंपनी तय करती है, उसमें क्लाज लगा देती है। या कोई बच्चा है अभी कम उम्र का है, 6 महीने का है, उसका बीमा करते हो तो उसमें क्लाज रहता है कि आप 2 साल हो जाओगे तब हम रिस्क कवरेज देंगे। और पेज नंबर 75 को पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पेज पलटते रहिए आप। एक क्वेश्चन बनता है, पहली प्रीमियम रसीद का क्या महत्व होता है, इसे उपयुक्त विकल्प चुने। यह इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है, पॉलिसी संविदा शुरू हो गई है, इस बात का प्रमाण है। पॉलिसी की शर्तें, विशेषाधिकार, अनुग्रह अवधि क्या होता है, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मतलब आपको प्रीमियम जब जमा करना है उससे आप कितने दिनों के अंदर प्रीमियम जमा करेंगे तो ब्याज वगैरह नहीं लगेगा या आपको छूट मिलेगी, उसमें उसको ग्रेस पीरियड कहते हैं, अनुग्रह अवधि कहते हैं, कभी कभी उसको रियायती अवधि भी कहते हैं, या रियायती अवधि। मात्रा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके। रियायती अवधि ये आमतौर पे 1 महीने या 30 दिन का होता है। ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है, 1 महीने या 30 दिन का। यस, उतने समय के अंदर आपको प्रीमियम अपना जमा कर लेना होता है। और नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 76, लेप्स पॉलिसी। जब पॉलिसियों को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण सेवा कार्य है, यानी कि पॉलिसियों का अगर लंबे समय तक प्रीमियम नहीं जमा हो, 180 दिन तक यानी 6 महीने तक, तो पॉलिसियां लेप्स हो जाती है। और लेप्स का मतलब हो जाती है प्रीमियम का भुगतान बंद, तो लेप्स, और लेप्स मतलब उसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा, जिसको रिवाइवल कहते हैं। बंद पॉलिसियों को रिवाइवल कराया जाता है। समर्पण मूल्य क्या होता है, सरेंडर वैल्यू। अगर पॉलिसी 3 साल या उससे अधिक चल गई तो पॉलिसियों का सरेंडर
करके पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, पॉलिसी पे ऋण कब लिया जा सकता है? अगर पॉलिसी पे सरेंडर वैल्यू बन रहा है, यानी पॉलिसी 3 साल से ऊपर चली है, अब तो 2 साल भी हो गया है, तो आने वाले समय में हो सकता है और कम हो जाए। लेकिन अगर पॉलिसी का सरेंडर हो रहा है तो पॉलिसी पर लोन मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 90%। पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू का 90%। जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि कम समय में इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। नामांकन बीमा अधिनियम धारा 1938 की धारा 39 के तहत खुद के जीवन पे पॉलिसी धारक का उस व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है जिसे वह अपनी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान करना चाहेगा। यानी कि आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं और डेथ के उपरांत किसको पैसा देना चाहते हैं? वो नॉमिनी। यानी कि आप अपने बीमा का नॉमिनेशन किसका करना चाहते हैं, या आपने डेथ के बाद की उस पैसे को बतौर नॉमिनी किसके लिए देना चाहते हैं। वो पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव वगैरह भी हो सकते हैं। नियम के अनुसार बना सकते हैं आप। ठीक है ना। इसका होता है बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39। कौन सी धारा है? एक बार फिर से देख लीजिए, अक्सर पूछता है। धारा 39। ओके, 39 बड़ा करके देख लीजिए। यस। अब आ जाते हैं पेज नंबर 80 पे आइए। पलटिए। समुद्देशन क्या होता है? अगर आप पॉलिसी को असाइनमेंट कर देते हैं या गिरवी कर रख देते हैं तो यह समुद्देशन होता है। जैसे आपने पॉलिसी कराया और उस पे बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक क्या करेगा? अपने पक्ष में पॉलिसी को असाइनमेंट करा लेगा, यानी बंधक रख लेगा और उसको असाइनमेंट करते हैं। और जैसे ही आप बैंक का पैसा जमा कर देंगे, चुकता ऋण हो जाएगा, तो उसको री असाइनमेंट यानी वापस आपने अपने पक्ष में फिर से उसको करा लिया। ओके, समुद्देशन हो गया। समुद्देशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। या अब आ जाते हैं बदलाव और संशोधन। पॉलिसी धारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों में बदलाव करने की मांग कर सकता है। बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों की सहमति से ऐसे बदलाव का प्रावधान है। यानी कि प्रावधान तभी हो सकता है जब दोनों सहमत हो। आमतौर पे पॉलिसी के पहले वर्ष के दौरान बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाती है, यानी 1 साल बाद आप बदल सकते हैं, सिवाय उस मामले में जहां प्रीमियम के मोड में बदलाव करने की मांग की गई हो। तो प्रीमियम का मोड जैसे कि कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों में बदलाव 1 साल के बाद। एक क्वेश्चन बनता है, किन परिस्थितियों में पॉलिसीधारक को नियुक्त व्यक्ति की जरूरत करना होता है? अगर नामती नाबालिग है, यानी किसी 5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को आपने नामनी बनाया, तो कोई केयर टेकर होना चाहिए, देख रेख करने वाला होना चाहिए, कोई केयर टेकर होना चाहिए। नियुक्त व्यक्ति उसी को कहते हैं जो नामनी के पैसे को वो कर सके। सारांश में आपको क्या पढ़ना है? आपने सारा कुछ पढ़ा ही है। बीमा अनुबंध तब शुरू हो जाता है जब जीवन बीमा कंपनी पहले ही प्रथम रसीद या पहली रसीद जारी कर देती है। ओके, और इस तरीके से आप आ जाइए जोखिम अंकन। जोखिम अंकन क्या होता है? जैसे कि आप प्रस्ताव प्रपत्र लेके जाते हैं ना, तो उस पे एक अंडरराइटर का साइन होता है, यानी कि ब्रांच का अधिकारी उस पे चेक करता है कि ये बीमा देने लायक है कि नहीं है, उस पे अपना साइन करता है, यानी प्रूफ कर देता है, ओके कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को जोखिम अंकन कहते हैं। अंडर राइटिंग उसको बोलते हैं। जोखिम के बीच समानता, इसको बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हाँ, मानक जीवन ऐसे जीवन जिनसे प्रत्याशित मर्यादा उनके मानक जीवनों से जुड़ी होती है, यानी वो लोग जो लगभग जिस लेवल से लोग डेथ हो रही है उसके बराबर है, तो वो मानक जीवन हो गए। पसंदीदा जोखिम ऐसे लोग जिनकी मर्यादा मानव जीवन के मुकाबले कम है, यानी कि उनके मरने का चांस कम है, वो पसंदीदा जोखिम होंगे। अमानक जोखिम ऐसे लोग होते हैं जिनको डेथ होने का चांस ज्यादा है, औसत के मुकाबले ज्यादा है, वो अमानक जोखिम। अस्वीकृत जोखिम कौन हो सकता है? ऐसे लोग जो ऐसे बीमारियों से या ऐसे काम में ग्रसित हैं जिनको की गारंटी है कि जल्दी से जल्दी डेथ हो जाएंगे, जैसे कि एड्स के पीड़ित लोग, जैसे कि कुछ ऐसे बीमारी से ग्रसित लोग जिनको की चिकित्सकीय घटना के दायरे में देखा गया है, तो इसे अस्वीकृत लोग, उनका बीमा कंपनी नहीं करती है। और फील्ड या प्राथमिक स्तर क्या है, इसको देख लीजिए, एक बार पढ़िए। फील्ड स्तरीय जोखिम अंकन को प्राथमिक जोखिम अंकन भी कहा जाता है, यानी कि आप एजेंट हैं, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना तो क्वेश्चन में 4 विकल्प आएंगे। 4 विकल्प में आपको कभी कभी विकल्प लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको गलत छांटना पड़ेगा। गलत छांट के एक तरफ करिए और सही विकल्प पे टिक लगाइए। लेकिन अगर कोई विकल्प लगे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, छोड़िए मत, किसी न किसी सी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन पे टिक लगाइए, ताकि उस क्वेश्चन में से कुछ न कुछ आपको नंबर मिल जाए। छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं छोड़ेंगे
टिक लगा देंगे, क्या पता जिस पे टिक लगा रहे हैं वही सही हो जाए और आपको एक नंबर मिल जाए। तो बहुत बड़ा मतलब गेम नहीं है, आपको हर हालत में पास होना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब समझते हैं आगे धोखाधड़ी क्या होता है। यानी झूठ बोलना, गलत तरीके से बीमा पास कराना एक धोखाधड़ी होता है। और जोखिम अंकन के तरीके क्या हो सकते हैं। एक निर्णय विधि हो सकता है, एक अंकीय विधि हो सकता है। निर्णय विधि ऐसी विधि में व्यक्तिगत निर्णय का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पेचीदे मामले पर। अंकीय विधि क्या है कि कितना परसेंट उसकी बीमारी ज्यादा है उतनी परसेंट उससे ज्यादा प्रीमियम लिया जाएगा, ये अंकीय विधि है। ओके, इसको बहुत ज्यादा समझना नहीं है आपको, बस बेसिक बेसिक चीजें समझ लें। इतना भी समझेंगे ना तो पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको बड़े आराम से आ जाएंगे। देखिए सामान्य दरों पर स्वीकृति क्या होता है, ओ आर प्लस ए बी, ऑर्डिनरी रेट एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट, ये सामान्य दर। अस्वीकृत क्या होता है, ऐसे लोगों का बीमा नहीं हो सकता है। अस्वीकृत अतिरिक्त के साथ स्वीकृति यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके भी, अब कोई गुटखा खाता है, मुंह भर कर चलता है, उससे एलआईसी ज्यादा पैसा लेगी तब उसका बीमा करेगी। अगर आप पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं ये गुटखा खाता है या ये शराब पीता है तो उसे एक्स्ट्रा पैसा लेगी। प्रतिबंधात्मक क्लॉज यानी कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक बीमा रिस्क कवरेज नहीं होगा। और बीमा राशि पर प्रति धारणाधिकार के साथ स्वीकृति, ग्रहणाधिकार इसको कह सकते हैं, धारणाधिकार नहीं, ग्रहणाधिकार का मतलब होता है कि आपको बीमा राशि पे कभी कभी जैसे बच्चों के बीमा के मामले में 2 साल के कम बच्चे रहते हैं ना तो केवल प्रीमियम का रिस्क कवरेज रहता है, 2 साल से ऊपर हो जाते हैं तो पूरा रिस्क कवरेज हो जाता है। पेज नंबर 90 पे आ जाते हैं, क्या है बीमा राशि पर ग्रहणाधिकार के साथ स्वीकृति। आप इसको पढ़िए, थोड़ा आप भी मेहनत करिए। एक प्रतिबंधात्मक क्लास मतलब कि वो महिला जिनकी प्रेगनेंसी है तो उसको गर्भवती महिलाओं पर लगाया गया गर्भावस्था का क्लास है, जो प्रसव के 3 महीने के भीतर मान लेते हैं कि गर्भावस्था के संबंधित मौतों की स्थिति पर देय बीमा को सीमित कर देता है। यानी गर्भावस्था से संबंधित अगर है तो उस पर एक क्लाज लगेगा, प्रतिबंधात्मक क्लाज। और खुद को जांचिए, कोई जीवन बीमा कंपनी इनमें से किस मामलों को अस्वीकार कर सकती है। अस्वीकार का मतलब समझ रहे हैं ना। आइए पेज नंबर 91 पे इसका ऑप्शन समझते हैं। एड्स से पीड़ित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो उसका बीमा नहीं होगा। गैर चिकित्सकीय क्या होता है, बिना चिकित्सा का नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, यानी वैसे मानक जीवन होते हैं या उनका इतना एज होता है कि गैर चिकित्सकीय होता है। चिकित्सकीय अंकन में क्या क्या होता है, चिकित्सकीय अंकन में आपको जीवन की कुछ खास श्रेणियों, बीमा के प्लान, बीमा राशि की ऊपरी सीमा, प्रवेश की आयु, बीमा की अधिकतम अवधि वगैरह वगैरह होता है। गैर चिकित्सकीय जोखिम अंकन का रेटिंग कारक क्या होता है, और महिलाओं का बीमा एक अलग तरीके से होता है तो उसके कुछ नियम अलग हो सकते हैं। नाबालिग का बीमा अलग होता है, फार्म अलग होता है। नाबालिग लोगों के बीमा में प्रस्तावक कोई बालिग ही होना चाहिए, नाबालिग प्रस्ताव पत्र पे साइन नहीं कर सकता है। और देखिए इसमें क्या है, बड़ी बीमा राशि का मतलब यह भी होना कि प्रीमियम अनुपात में बढ़ रहा है, और इससे यह सवाल उठता है कि तरह के प्रीमियम जारी रखा जाए। आमतौर पर देय प्रीमियम व्यक्ति की सालाना आय से 1/3 होना चाहिए। यानी कि आमतौर पर क्या होता है, देय जितना प्रीमियम, अगर कोई 2 लाख सालाना कमाता है तो 50-60 हजार रुपये सालाना, 65 हजार सालाना तक दे सकता है। 50 साल की उम्र के बाद पहली बार बीमा का प्रस्ताव किया जा रहा है तो नैतिक खतरे का संदेह हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति 50 साल तक हो गया लेकिन अभी बीमा नहीं कराया, और 51 साल पे उसको लग रहा है कि यार बीमा करा ले, इसका मतलब कंपनी को यह शक करना चाहिए, एजेंट को भी यह शक करना चाहिए कि हो सकता है उसको कोई ऐसी बीमारी हो या उसका मंशा गलत हो, नैतिक जोखिम हो सकता है। तो ऐसे में चिट्ठी लिखा जाता है कि अभी तक आपने क्यों नहीं बीमा लिया, पहले क्यों नहीं कराया, तो पूछा जाता है, चिट्ठी लिखवाया जाता है, ब्रांच मैनेजर चिट्ठी लिखवाते हैं। और जब मेडिकल रिपोर्ट होता है तो उसमें ईसीजी, छाती का एक्सरे, ब्लड शुगर जांच वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, तो आइए पेज नंबर 94 पे चलते हैं। पेशागत खतरे क्या होते हैं। पेशागत खतरे में देखिए दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे काम करने वाले लोग जिसमें दुर्घटना होने के चांस, स्वास्थ्य का खतरा और नैतिक खतरा होता है। दुर्घटना का खतरा तो आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें कि जैसे कि कोयले की खदान में काम करने वाले लोग, जैसे कि आर्मी में ग्लाइडर का काम करने वाले लोग, ग्लाइडर छतरी वगैरह से चलने वाले लोग। स्वास्थ्य संबंधी खतरे क्या होते हैं, ऐसे धूल खनन में काम करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोगों का दमा का मरीज हो जाते हैं ऐसे लोग, है ना। तो और जहरीले पदार्थ के रूप में काम करने वाले, कैंसरकारी चीजों का काम करने वाले लोगों का अक्सर करके स्वास्थ्य संबंधी खतरों का होता है। नैतिक खतरा क्या होता है,
नैतिक खतरा तब उत्पन्न हो सकता है जैसे नौकरी में आपराधिक तत्वों या ड्रग्स और अल्कोहल से निकटता शामिल हो। यानी कोई कुछ भी करता हो लेकिन ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह लेने लगे, या फिर डांसर, शराब बार में काम करने वाले लोग, अक्सर करके उनको एड्स वगैरह होने का चांस रहता है। तो ऐसे लोगों को नैतिक खतरा रहता है। ज़्यादा दारू पी के, शराब पी के भी उनको खराब हो सकता है किडनी वगैरह, है। एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा विकल्प नैतिक खतरे का उदाहरण है? तो कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता है क्योंकि उसने बीमा करवा लिया है, तो निश्चित तौर से वो नैतिक खतरा है कि वो बीमा करवा के जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है। आइए पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 96 पे आते हैं। चिकित्सकीय जोखिमांकन। चिकित्सा में क्या क्या जांच होता है? चिकित्सीय मतलब कि डॉक्टर के परीक्षण के बाद मेडिकल पे फार्म पे साइन होना, अंडर राइटिंग होना। जोखिमांकन मतलब अंडर राइटिंग, उसमें व्यक्ति का इतिहास भी देखा जाता है, पारिवारिक वातावरण भी देखा जाता है, और हाँ कद काठी वगैरह भी देखा जाता है, लंबाई, वजन। अब कोई व्यक्ति कोई महिला या पुरुष 136 सेंटीमीटर से कम है तो बौना में आता है। बौना का बीमा होता नहीं। कितना कम है? 136 सेंटीमीटर से। बैक डेटिंग क्या होता है? बैक डेटिंग का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर आज जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर के महीने से अगर वो बीमा ना लेके चाहे कि अप्रैल महीने से बीमा लेना चाहे तो बैक डेटिंग करके अप्रैल के महीने से भी डीओसी अपना रख सकता है, डेट ऑफ कमिटमेंट रख सकता है। ठीक है। और देखिए चिकित्सकीय जोखिमांकन में आनुवंशिक इतिहास क्यों देखा जाता है? क्योंकि कुछ बीमारियां माता पिता से बच्चों में आ सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती है माय डियर फ्रेंड्स जो माता पिता से बच्चों में आ सकती हैं, इसलिए आनुवंशिक इतिहास पे भी ध्यान दिया जाता है अंडर राइटिंग के दौरान। ठीक है। पेज नंबर 100 पे आ जाते हैं। जीवन बीमा के दावे, यानी कि बीमा अगर कोई करता है, आप बीमा करेंगे तो दावा भी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कभी न कभी तो ऐसा कुछ होगा ही कि आपको पैसे भी दिलवाने पड़ेंगे। कितने प्रकार के दावे होते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। या दाव की अवधारणा, बीमा कंपनी और बीमा पॉलिसी की आश्रित परीक्षा तब होती है जब कोई पॉलिसी दावा में परिवर्तित होती है। जीवन बीमा का सही मूल्य दावे के निपटान और लाभों के भुगतान के तरीकों को आंका जाता है। जो कंपनी ज्यादा बढ़िया से दावा देती है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। दावा क्या है? दावा एक मांग है जिसे बीमा कंपनी को अपने अनुबंध में निर्दिष्ट वादों को पूरा करने के लिए पूरा करना चाहिए। इसका क्वेश्चन भी एक बनता है कि दावा के मामले में सही चीज क्या है, तो उत्तर भी उसका होता है कि दावा एक मांग है जो बीमा कंपनी को अपने दिए गए वादे को निर्दिष्ट तरीके से पूरा करना चाहिए। समर्पण मूल्य का भुगतान यानी सरेंडर का भुगतान, राइडर वगैरह आप पढ़े हैं, पॉलिसी का समर्पण वगैरह पढ़े हैं। आ जाते हैं पेज नंबर 104। अभी पेज पलटिए। मृत्यु दावा क्या है? मृत्यु दावा का मतलब अगर जो बीमा कराया उसकी डेथ हो गई तो उसके नामनी को पैसा देना पड़ा तो मृत्यु दावा है। नामनी उस दावे के भुगतान के लिए कार्रवाई करती है, एप्लीकेशन देती है। तो मनी बैक प्लान वगैरह क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए। बीच बीच में पैसा मिलने वाला प्लान, बीच बीच में कैशबैक मिलने वाला प्लान। प्रतिभागी प्लान, ऐसे प्लान जिसके परिपक्वता दावा, बीमा राशि और संचित बोनस वगैरह जोड़ के देते हैं। तो यूनिट लिंक्ड प्लान का मतलब यूलिप, यूलिप मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और ए प्लान शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं। शीघ्र दावा क्या होता है? अगर कोई बीमा करा के 3 साल के अंदर डेथ कर गया तो शीघ्र दावा हो गया यानी अर्ली क्लेम, और कोई पॉलिसी कराने के 3 साल के बाद डेथ होता है तो गैर शीघ्र दावा। ये क्वेश्चन में अक्सर करके आता है और ऐसे आता है बेमेल विकल्प चुनिए। बीमा कराने के बाद 5 साल बाद डेथ, 10 साल बाद डेथ, 2 साल बाद डेथ, 4 साल बाद डेथ। तो ये 4 साल और 10 साल और 5 साल जो है ये नॉन अर्ली है और 2 साल जो है अर्ली है, तो 2 साल को अलग हम चुनेंगे। ठीक है, ओके। अब समझते हैं 106 नंबर पेज पे देखिए क्या है। धारा 45 क्या कहती है? निर्विवादिता क्लाज। हालांकि यह जुर्माना बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अधीन है कि अगर कोई तथ्य छिपाया गया है तो क्लेम में कुछ न कुछ कटौती हो जाती है। जीवन बीमा पॉलिसी के लिए दावा प्रक्रिया कैसे है? तो जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में दावा प्रक्रिया, जीवन बीमा पॉलिसी उन प्राथमिक दस्तावेजों के बारे में बताया जाएगा जो आमतौर पर अपने दावे के समर्थन में दावेदार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यानी कि अगर मृत्यु दावा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है, और दावा नहीं किया जाएगा, जांच पूरी होने के 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा किया जाएगा। यानी अगर किसी प्रकार का जांच वगैरह नहीं करना है तो 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को पेमेंट करना होता है। कितना दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, यस। और एक देखिए इसमें से कथन
अवधारणा को सबसे अच्छी बताता है, उपयुक्त विकल्प चुने। दावा क्या है? दावा एक मांग है जिसे बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करने चाहिए या पूरा करेगी। ओके, राइडर वगैरह का मतलब आप समझ ही गए होंगे, लदान है। पेज नंबर 108, ये देखिए है परिपक्वता लाभ। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी लाभ, मृत्यु दावा मतलब बीच में डेथ होने के बाद, बराबर। और यह देखिए क्वेश्चन वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह आप अपने से पढ़ेंगे। अब हम आपको स्वास्थ्य बीमा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्या है? स्वास्थ्य के निर्धारक, यानी कि जैसा आप खान पान रखेंगे वैसा स्वास्थ्य रहेगा। जिस तरीके से आप नशा नहीं करेंगे तो और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आनुवंशिक कारक भी होता है, अगर माता पिता सही हैं तो बच्चे भी सही रहेंगे। अगर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो माता पिता से बच्चों में आती हैं। स्वास्थ्य सेवा के प्रकार क्या होते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का अर्थ है डॉक्टर, नर्स और छोटे क्लिनिक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। द्वितीयक सेवा क्या होती है? द्वितीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा होती है, यानी कि बीमारी कुछ इस लेवल पे होती है कि उनको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ओके। तृतीयक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है? तृतीयक स्वास्थ्य सेवा आमतौर पर अंतः रोगी के लिए होती है, जिसमें कि भर्ती करके इलाज करना होता है या ऑपरेशन वगैरह करना होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या है, सामाजिक रुझान है, जीवन प्रत्याशा है यानी दीर्घायु होना। भारत में स्वास्थ्य बीमा का इतिहास क्या है? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 1948 में शुरू की गई थी। 1948 अधिनियम माना गया। तो 1947 में देश की आजादी के कुछ ही समय बाद 1948 में शुरू की गई थी। ओके। और इसमें कुछ कंपनियों से 1.75% और 4.75% का अंशदान करते थे और इससे आपको कर्मचारियों को लाभ मिलता था। बाद में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना सबके लिए लागू की, जो निम्न प्रकार है। व्यवसायिक स्वास्थ्य बीमा 1986 में व्यक्तियों और उनके परिवारों को मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा। अच्छा, पेज नंबर आप देखते जाइएगा भाई, पेज कितना है? 115 आ गया, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा। आशा के बारे में पढ़िए, उसे आप जानते भी होंगे। स्वयंसेवक जिनका चयन समुदाय के द्वारा NRHS राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है, ठीक। आशा। आंगनवाड़ी 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होती है, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पोषण पूरकता कार्यक्रम और समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत नामांकित किया है। बुनियादी सुविधाओं के रूप में है। और प्रशिक्षित जन्म सेविकाएं यानी TBA और ग्राम स्वास्थ्य गाइड राज्यों में स्वास्थ्य विभागों की एक प्रारंभिक योजना है। पेज नंबर 116 पे आ जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की जनसंख्या पे होता है। पहाड़ी, आदिवासी, पिछड़े क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर भी होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिए। नॉर्मल कंडीशन में 30,000 की जनसंख्या पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC रहता है और आदिवासी में 20,000, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, इसमें कुछ गड़बड़ है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, सामुदायिक ये CHC हो जाएगा, ठीक है ना। 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1 लाख की आबादी के लिए, यानी 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें होने चाहिए या 1 लाख की आबादी होनी चाहिए, कम से कम 30 बेड वहां होना चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर जिससे ब्लॉक होता है उसको सामुदायिक केंद्र कहते हैं। ओके। और उसमें 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का सहयोग होना चाहिए। ग्रामीण अस्पतालों की भी स्थापना की गई है। ये अस्पतालों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, थोड़ा मोड़ा जानिए। दवा उद्योग के बारे में जानिए। 1950 में 10 करोड़ का था। यह लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देता है। आज बढ़कर ये 55,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो भारत में दवा उद्योग बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज क्या होते हैं? उसी तरीके से बांड होता है, उसी तरीके से प्रस्ताव प्रपत्र होता है, उसी तरीके से प्रस्ताव प्रपत्र मतलब कि आपको बीमा लेने के लिए जो फार्म भरा जाता है वो प्रस्ताव प्रपत्र हो गया। उसी तरीके से उसकी भी अंडर राइटिंग होती है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि नॉर्मल बीमा की होती है। चिकित्सा प्रश्नावली होती है, चिकित्सा के दौरान भरी जाती है। TPA होता है, TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो जैसे कभी हॉस्पिटलाइज क्लेम दिलवाना हुआ तो उसके लिए काम करता है। प्रस्ताव और स्वीकृति उसी तरीके से अंडर राइटिंग होती है, उसी तरीके से अधिकारी साइन करते हैं, जांच करते हैं। और विवरण पुस्तिका आपको पहले बताया था प्रॉस्पेक्टस, तो वो प्रॉस्पेक्टस भी ठीक उसी तरीके से होता है। और प्रीमियम का रसीद, फर्स्ट प्रीमियम रसीद, जो पहला रसीद कटता है उसको फर्स्ट प्रीमियम कहते हैं। बाद में उसको रिन्यूअल की रसीद कहते हैं। अगर पॉलिसी बंद हो गई तो पुनर्चलन की रसीद कहते हैं। पॉलिसी का दस्तावेज भी ठीक उसी तरीके से होता है जैसे जीवन बीमा का होता है। पॉलिसी एक औपचारिक दस्तावेज है जो जीवन बीमा अनुबंध का प्रमाण होता है। और
पेज नंबर 120 पे देखते हैं पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि, अवधि वगैरह वगैरह उस पर लिखा रहता है। शर्त और वारंटी क्या है, यहाँ पॉलिसी के विवरण में प्रयुक्त दो महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है, अनुबंध का प्रावधान है, ये समझौते का आधार बनता है, शर्त और वारंटी, ठीक है ना। दूसरे, स्वास्थ्य पॉलिसियों में दावे की सूचना देने की शर्त इस प्रकार हो सकती है कि दावा अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से निश्चित दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। यानी जिस समय आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उसके एक निश्चित समय के अंदर आपको वो करना चाहिए, ठीक है। और इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, निश्चित तौर से इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वारंटी का मतलब होता है पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक ऐसी शर्त होती है जिसका अनुबंध की वैधता के लिए अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, वो वारंटी एक अलग दस्तावेज नहीं होता है, यह पॉलिसी बॉन्ड के दस्तावेज का ही हिस्सा होता है। यह अनुबंध के लिए एक पूर्ण शर्त है जो अनुबंध की अन्य शर्तों से पहले काम करती है। इसे सख्ती से और अक्षरशः समझना और पालन किया जाना चाहिए, चाहे यह जोखिम के लिए महत्वपूर्ण हो या न हो, ठीक है। पृष्ठांकन क्या होता है, पॉलिसी बॉन्ड के पीछे एक सादा पेज होता है जिसपे कि मानक रूप से पॉलिसियां जारी करना बीमा कंपनियों की प्रथा है। इसमें से कुछ खतरों को कवर किया जाता है, कुछ खतरों को निकाल दिया जाता है। अगर पॉलिसी जारी करते समय इसे कुछ नियमों और शर्तों में बदलाव किया जाना आवश्यक है तो यह कार्य किसके माध्यम से होगा, पृष्ठांकन के पेज पे होगा संशोधन। यानी संशोधन के लिए, नाम बढ़ाने के लिए या कोई शर्त बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन की व्यवस्था की गई है। यह पॉलिसी में संलग्न होता है, यह हिस्सा बनता है। पॉलिसी और पृष्ठांकन एक साथ मिलकर अनुबंध बनाते हैं। पृष्ठांकन पॉलिसी की चालू अवधि के मध्य में बदलाव और संशोधन दर्ज करने के लिए जारी किया जाता है। तो पृष्ठांकन का मतलब ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, चेंज करने के लिए या बदलने के लिए। पॉलिसियों की व्याख्या पॉलिसी के अनुबंध में लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। पॉलिसी की बातों का मसौदा कंपनियों द्वारा तैयार किया जाता है। अगर कोई पॉलिसी बॉन्ड में कोई लिखा हुआ ऐसा चीज जो कस्टमर को नहीं समझ में आए तो कस्टमर के हित में समझा जाएगा। यानी जटिल भाषा होता है तो कस्टमर के हित में समझा जाएगा। नवीनीकरण अगर कुछ करना है तो नोटिस कंपनी को भेजना होता है, जैसे प्रीमियम की नवीनीकरण या मैच्योरिटी वगैरह। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझना चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी तो आप जानते ही हैं, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अगर अपराधी अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नामक एक प्रक्रिया के द्वारा इसे वैध धन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपराधी अपने आपराधिक गतिविधियों की आय के वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाने के लिए धन का हस्तांतरण करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पैसा अपना आपराधिक पहचान खो देता है और वैध प्रतीत होता है। अपराधी अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए बैंकों और बीमा सहित वित्तीय सेवाओं का उपयोग का प्रयास करते हैं। वे गलत पहचान का उपयोग करके लेन देन करते हैं। उदाहरण के लिए वे बीमा किसी रूप को खरीद लेते हैं, उन पैसों को आहरित करने में सफल हो जाते हैं तो फिर वो अपना मतलब पूरा हो जाने पर गायब भी हो जाते हैं। काले धन को वैध करने के इस तरह के प्रयास को रोकने के लिए भारत सहित दुनिया भर में सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कानून संबंधी 2002 में सरकार द्वारा लागू किया गया था। कब लाया गया था? 2002 में। और इसमें क्या क्या हो सकता है, इसको रोकने के लिए नाम, पता वगैरह, संपर्क नंबर वगैरह रखना होता है। कारपोरेट के मामले में ये पावर ऑफ अटॉर्नी और पैन कार्ड वगैरह लेना होता है, भागीदारी फार्म लेना होता है। थोड़ा सा समझिए इसमें आगे। हाँ, इसमें सजा और जुर्माना दोनों है। अगर आप काले पैसे को यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो सजा और जुर्माना दोनों है। 7 साल की सजा है, करोड़ों रुपए जुर्माना है। ऐसा कभी जिंदगी में करना नहीं है कि काले पैसे को सफेद या घूस के पैसे को हम सही साबित करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य पॉलिसियां की विशेषताएं क्या है, इसको पढ़िए। दुर्घटना के कारण वगैरह वगैरह उत्पन्न विकलांगता वगैरह भी हो सकता है या फिर आजीविका संबंधी गतिविधियों पर हो सकता है। और पेज नंबर 125 पे देखते हैं स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की कुछ वांछित सुविधाएं हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का व्यापक वर्गीकरण, निश्चित लाभ कवर, गंभीर बीमारी कवर, ग्राहक वर्ग पर आधारित वर्गीकरण, अस्पताल में भर्ती होने संबंधी क्षतिपूर्ति उत्पाद। अंतः रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो सभी खर्चे देय नहीं हो सकते हैं और अधिकांश उत्पाद कवर किए गए खर्चों को परिभाषित करते हैं जिनमें सामान्यतः निम्न खर्चे शामिल होते हैं। अस्पताल का खर्च, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू है ना, सर्जन का खर्च और इन्थेस्टिक रक्त ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर वगैरह का खर्च, दवाएं, ड्रग्स, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, शल्य वगैरह ये सब होता है ना। इसमें बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले ये इंपॉर्टेंट है,
अस्पताल में भर्ती होना आपातकालीन या सुनियोजित हो सकता है। अगर आप मरीज एक सुनियोजित सर्जरी के लिए जाता है तो अस्पताल में भर्ती होने से पहले उसके द्वारा किए गए खर्च स्वीकार है। यानी आप बता के जाते हैं कंपनी को कि हम इस चीज का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो स्वीकार है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्चे भी मिलते हैं। कितने दिन बाद के मिलते हैं वो बताएगा आगे चल के। हमको लगता है 60 दिन बाद तक का मिलता है या 90 दिन बाद तक का, ठीक है ना। और इसमें होता है प्रतिरूपण। कोई राजीव नाम का आदमी बीमा कराया है, संजीव नाम के आदमी यानी अपने भाई का वो ऑपरेशन करा देता है तो वो प्रतिरूपण हो गया। प्रतिरूपण को बचना चाहिए। पेज नंबर 128 पे आ जाते हैं टॉपअप कवर। कभी कभी स्वास्थ्य बीमा का कवरेज जितना रहता है उतना इलाज आदमी करा लेता है ना, तो टॉपअप डाल के फिर एक्स्ट्रा इलाज के लिए भी अपना रिस्क कवरेज बढ़ा लेता है। वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी यानी 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए पॉलिसी, यह 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक सीमा की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है ना। इसको भी पढ़ लीजिए। निश्चित लाभ कवर, अस्पताल में नकदी, गंभीर बीमारी वगैरह क्या मिलेगा, किसको इस बीमारी पे क्या क्या मिलता है वो चीजें हैं। और गंभीर बीमारी पॉलिसी, इस उत्पाद को जानलेवा बीमारी या टीडाइड डिजीज कवर या आघात देखभाल ट्रामा केयर कवर के रूप में भी जाना जाता है। दीर्घकालीन देखभाल जो लंबे समय तक इलाज चलता है। और कॉम्बो उत्पाद, ऐसे उत्पाद जिसमें कि गैर जीवन बीमा और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा संबंधित प्रस्ताव एक स्वास्थ्य बीमा कवर का संयोजन करता है। यानी एक ही बीमा में कई कवर होते हैं, यानी कि स्वास्थ्य बीमा भी है, हेल्थ के साथ साथ लाइफ बीमा भी है, तो वो कम्बो हो जाता है। कम्बो का मतलब ही आप समझ रहे होंगे। गरीबों के लिए माइक्रो बीमा, कम पैसे में गरीबों को देना होता है। ये बड़ी आबादी का एक हिस्सा को कवर करना होता है। और इसमें नियम भी होता है कि 5% लोगों का बीमा होना चाहिए, ऐसे लोगों का जो माइक्रो के लायक हैं या गरीब हैं, अति गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, ऐसे लोगों का बीमा। इसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत दुर्घटना, विकलांगता कवर होता है। और स्वास्थ्य बीमा में दावा का प्रबंधन ठीक उसी प्रकार से होता है। दावा एक मांग है जो बीमा कंपनी को पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा का दावा प्रबंधन, कभी कभी उसमें टीपीए का भी महत्व हो जाता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी हेल्प करता है, तो जाके वो होता है। कैशलेस होता है जिसमें कि आप पहले इलाज कराते हैं और उसी अपने पॉलिसी से पैसे डायरेक्ट हॉस्पिटल को ट्रांसफर करा देते हैं। प्रतिपूर्ति होता है, आप अपने पैसे से इलाज कराते हैं और कस्टमर अपना फाइल करके दावा करता है, उसके खाते में पैसा आ जाता है, ठीक है ना। पूंजीकरण, दावे का पंजीकरण, दावे का सिस्टम होता है, ठीक है ना। और जांच रिपोर्ट उसी तरीके से होता है। ऑपरेशन थिएटर वगैरह का शुल्क, दावों की कोडिंग होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आईसीडी कोड इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोड सेट है। हालांकि आईसीडी का इस्तेमाल मानकीकृत रूप में रोग का समझने के लिए किया जाता है। मौजूदा प्रक्रिया शब्दावली सीपीटी जैसे प्रक्रिया संबंधी कोड बीमारी के इलाज के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझते हैं। सीपीटी कोड के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। सीपीटी कोड मतलब बीमारी की प्रक्रिया संबंधी कोड, बीमारी के इलाज के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझते हैं, तो ये शब्दावली है सीपीटी कोड, ठीक है। दावों पर कार्रवाई करना, दावे के स्वीकारता, जैसे ही दावा स्वीकार होगा कस्टमर को पैसा मिलेगा। और दावा अस्वीकार भी हो सकता है अगर गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा हो या गलत इलाज करा के पैसा लिया जा रहा हो। तो पहले से कुछ बीमारियां अगर मौजूद है तो कवर होंगी तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा, कुछ वेटिंग पीरियड होता है, यानी आपने स्वास्थ्य बीमा करा लिया तो जरूरी नहीं कि हर रोग आपका कवरेज हो ही जाएगा। कुछ बीमारी 30 दिनों तक के बाद कवर होती हैं, कुछ बीमारियां 60 दिनों, कुछ बीमारियां 180 दिन, कुछ बीमारियां 3 सालों के बाद भी कवर होती हैं, ठीक है ना। अंतिम दावों तक पहुंचना, पॉलिसी के अंतर्गत सदस्य के लिए उपलब्ध शेष बीमा राशि, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। स्वास्थ्य बीमा में दावों का दस्तावेजीकरण प्रक्रिया, डिस्चार्ज समरी आपको रखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि किस तरीके से इलाज हुआ है। जांच रिपोर्ट रखना पड़ेगा। जांच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जांच रिपोर्ट निदान और इलाज की तुलना में करने में सहायता करता है और उसे सही हालत में समझने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कराता है। आमतौर पर जांच रिपोर्ट निम्नलिखित रिपोर्ट से मिलकर बनता है: समेकित और भुगतान की रसीद, दावा प्रपत्र, ओके, ठीक है। पेज नंबर 137 पे आ जाते हैं। दावे का विवरण, जिसके लिए भर्ती किया गया है, खर्च का ब्रेकअप, भर्ती होने के पूर्व और पश्चात की अवधि वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो दावा को सुरक्षित दावा करना, आरक्षण, यानी कोई ऐसा भी होता है जिसमें कि
सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना को प्रभावित करती हैं। तो हर हालत में दावों को सुरक्षित किया जाता है। तृतीय पक्ष व्यवस्थापक टीपीए की बात मैं कर रहा था। टीपीए की स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है स्वास्थ्य व्यवसाय में समझौते के अंतर्गत बीमा कंपनी को टीपीए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से, लेकिन इससे किसी कंपनी के व्यवसाय या प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से स्वास्थ्य की मांग करने या किसी दावे को स्वीकार या अस्वीकृति पर निर्णय लेने को शामिल नहीं किया गया। वो केवल जांच करके रिपोर्ट देता है या जांच करके सुविधाएं देता है। ओके, नेटवर्क का हॉस्पिटल क्या होता है? ऐसे हॉस्पिटल जिसमें उस बीमा कंपनी के द्वारा भेजे जाने वाले पॉलिसी होल्डरों का इलाज होता है, नेटवर्क हॉस्पिटल। बीमा कंपनी और टीपीए के बीच संबंध क्या होता है? बीमा कंपनी टीपीए को पैसा देती है, टीपीए बीमा कंपनियों के लिए काम करती है। प्रदाता नेटवर्किंग सेवाएं, ऐसे नेटवर्क हॉस्पिटल जो उस कंपनी के मरीजों को, उस कंपनी के पॉलिसी धारक को भर्ती करता है। कॉल सेंटर की सेवाएं, आपको फोन करने पे 24x60x365 यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक कॉल सेवा प्रदान किया गया। कॉल करेंगे आपको वहां से तुरंत सेवा मिलेगी। कैशलेस उपयोग की सेवाएं क्या है? कैशलेस का मतलब आपका पॉलिसी है, आप हॉस्पिटल में गए, अपनी पॉलिसी नंबर बताए और सीधा कंपनी आपके इलाज का पैसा हॉस्पिटल में पेमेंट कर देता है। वो कैशलेस, वहां आपका पैसा नहीं लगता है या ग्राहक का पैसा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है दावा प्रबंधन, व्यक्तिगत दुर्घटना से संबंधित भी दावे इसमें रहते हैं। दावा दस्तावेज क्या क्या जरूरी है? मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल सांख्यिक प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाम के जांच के लिए। अगर दुर्घटना से हुआ तब पोस्टमार्टम चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ठीक, ओके। तो इस तरीके से इस बुक को आप एक बार पढ़िए हमारे साथ। इस बुक को पढ़ने के बाद आप फिर जब मॉक टेस्ट देंगे या ऐप से प्रैक्टिस करेंगे या फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब के वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और परीक्षा पास कर जाएंगे। सो आगे चल के फिर अगर कोई अच्छा टॉपिक मेरे को मिलता है इससे संबंधित तो मैं आपको अच्छा वीडियो देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। पास होके बढ़िया एजेंट बनिए और काम करके अपना नाम बनाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।